नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रूस और यूक्रेन के जंग पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज जंग का 8वां दिन है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच कोई रास्ता अब तक नहीं निकल पाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको जल्दी से दे दे, बेलारूस से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, लगातार स्थिति वहां पर खराब, जहां रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत बस थोड़ी देर में बेलारूस में, यानी कि अब से आधे घंटे के बाद 5:30 बजे शुरू होने जा रही है। इस बातचीत से पहले रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने बड़ी शर्त रखी है। रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने के लिए बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। यानी बातचीत भी और साथ ही साथ जंग भी। आखिर किस मोड़ पर जाएगा ये युद्ध, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब सवाल ये कि बातचीत के ठीक पहले अगर दोनों ही देशों की ओर से बार बार एक दूसरे पर शर्त रखी जाएंगी, शर्त थोपी जाएंगी, तो फिर बातचीत के जरिए दोनों मुल्क आगे कैसे बढ़ेंगे। इन सब के बीच जंग का 8वां दिन। आपको बता दें, चारों तरफ लगातार कहीं हवाई हमले किए जा रहे हैं, कहीं मिसाइल अटैक किया जा रहा है। इन सब के बीच दूसरे राउंड की बातचीत कुछ देर में शुरू होने वाली है, लेकिन उसके ठीक पहले जंग खत्म करने के लिए बातचीत को तैयार है रूस, लेकिन उसने अपनी शर्तें भी थोप दी हैं। क्या इस शर्त को मानेगा यूक्रेन, ये बड़ा सवाल है। 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कीव, खार्किव, ओडेसा, सुमी और चेर्निहाइव की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें, राजधानी कीव के अलावा खार्किव सहित कुछ बड़े शहरों में रूसी सेना लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इन सब के बीच उत्तरी कीव से करीब 80 किलोमीटर दूर चेर्निहिव, सुकाची, बुका शहर की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है, जिसमें तबाही का मंजर साफ साफ देखा जा सकता है। ये इमेज अमेरिका की मैक्सार टेक्नोलॉजी ने जारी की है। लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही आप देख पा रहे हैं। इन सब के बीच कुछ ही देर में, आधे घंटे के बाद, बीच का रास्ता कैसे निकले, बातचीत भी की जाएगी, लेकिन बात बनेगी क्या, ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको जल्दी से दे देते हैं। यूक्रेन के बहाने रूस ने अमेरिका पर साधा है निशाना। रूस ने अमेरिका पर साधा है निशाना और यूक्रेन को बार बार वो कह रहा है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव की ओर से संगीन इल्जाम लगाए गए हैं, ये कहते हुए कि दरअसल अमेरिका के इशारे पर काम नहीं करे यूक्रेन। यूक्रेन के बहाने रूस ने अमेरिका पर साधा है निशाना और यकीनन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अब यूक्रेन से कहीं आगे। आपको बताते चले, एक तरफ नाटो देश तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खासतौर से अब रूस के निशाने पर है। और अमेरिका की ओर से भी जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, चाहे आर्थिक प्रतिबंधों की बात करें या फिर जिस तरह एक्शन या बयानबाजी सामने आई है। हालांकि अपनी मिलिट्री फोर्सेस सैन्य अभियान के जरिए मदद नहीं करेगा, लेकिन बाकी जो उपकरण है, साजो सामान है, उसके जरिए यूक्रेन को मदद कर रहा है अमेरिका भी। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑयल डिपो को तबाह कर दिया गया, चेर्निहाइव में बर्बादी की तस्वीरें आपके सामने हैं। मिसाइल से ध्वस्त की जा रही हैं बड़ी बड़ी इमारतें भी। चारों तरफ हाहाकार का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। यकीनन किस तरह से ये दोनों देश आगे जाएंगे, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें क्या वास्तव में गंभीर तरीके से की जा रही हैं, अभी लगता तो नहीं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि हालात किस कदर हर गुजरते दिन के साथ भयावह होते हुए चले जा रहे हैं। इन सब के बीच अब से आधे घंटे के बाद शाम 5:30 बजे बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच अगले दौर की बातचीत होगी। लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरह से रूस ने अपनी शर्तें थोपी हैं, क्या यूक्रेन उसको मानने के लिए तैयार होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। रूस सरकार के प्रवक्ता दिमित्री ने कहा है कि यूक्रेन से बातचीत के लिए हमारा डेलीगेशन दोपहर से बेलारूस में मौजूद है, लेकिन यूक्रेन का दल अब तक वहां नहीं पहुंचा। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है वो जल्द यहां पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, पहले से ये बातचीत तय थी, लेकिन अब आगे क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। सबके बीच आपको बताते चले, पूर्वी यूक्रेन के बाराक्लिया शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी बमबारी के दौरान चेर्निहिव के ऑयल डिपो में आग लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवाते हुए चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता जी जुड़ चुके हैं, पूर्व कमांडर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी को आज सुबह से ही लगातार सुन रहे हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, और यकीनन रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उस पर एक्सपर्ट का क्या मानना है कि अब आगे
ये युद्ध कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले विशंबर दयाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि एक तरफ बातचीत की मेज पर आधे घंटे के बाद दोनों ही मुल्क आमने सामने आएंगे, उसके ठीक पहले अगर आपने शर्तें थोप दी वहां पर, तो फिर बातचीत क्या वास्तव में उस तरीके से आगे बढ़ पाएगी? शर्तों के साथ आपको लग रहा है कि यूक्रेन बातचीत में सही दिशा में आगे बढ़ेगा? देखिए, बातचीत हो रही है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और अगर दूसरे दौर की बातचीत के लिए यूक्रेनियन डेलीगेशन पहुंच जाता है बेलोरसिया में, हाँ। तो मैं समझता हूं एक पॉजिटिव स्टेप है। बातचीत, लड़ाई की बातचीत जब उनका मध्यस्थ करते हैं, तो वो जब वो आपस में डिस्कशन करते हैं, तो वो इसी दौर पे चलेंगी, क्योंकि जो लोग लड़े हैं वो एकदम से तो पीछे नहीं हट सकते। तो लड़ाई तो एक प्रेशर है, वो तो अल्टीमेट वेपन है। जब डिप्लोमेसी सब कुछ फेल हो चुके, तो अल्टीमेट वेपन रशिया अपना यूज कर रहा है। और जितना रशिया यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करेगा, यूक्रेन की सेनाओं को डिफीट करेगा, जहां जहां उनको वो पीछे खदेड़ेगा, और जितना कीव पे शिकंजा कसेगा, उतना ही रशिया के टेबल पर भारी सामान होगा बातचीत करने के लिए। और जितना यूक्रेन पिछड़ेगा या यूक्रेन रेजिस्टेंस देगा, हाँ। उतना यूक्रेन के टेबल पर होगा। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई, हमारे संवाददाता को जल्दी से ग्राउंड जीरो से जोड़ा जाए। गौरव भी वहां पर मौजूद हैं, ताकि अभी स्थिति क्या बनी हुई है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम ले पाए। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, सीधे शंकर प्रसाद जी आपके पास आते हुए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो यकीनन बेचैन करने वाली हैं। इन सबके बीच रूस की ओर से कहा जा रहा है कि अमेरिका के हाथों की कठपुतली ना बने यूक्रेन, और बातचीत की मेज पर सामने आए। इस तरह से जब शर्तें थोपी जाएंगी, तो क्या बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद की जाए इस बयान के साथ ही? शंकर प्रसाद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? वीके दत्ता जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है कि शर्तों के साथ बातचीत आगे बढ़ पाएगी क्या? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रूस का जो ओवरऑल प्लान है, जिस स्ट्रेटजी को लेके वो उन्होंने ऑपरेशन को लॉन्च किया है, उसके अंदर उनको कोई शक नहीं है कि उनका एम क्या है। उनकी जो डिमांड थी कि यूक्रेन को नाटो के अंदर नहीं मिलना चाहिए, यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन नाटो, और वो न्यूट्रल रहना चाहिए, और उसके अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है रशिया को, जिसके माध्यम से नेटो फोर्सेस और उनके न्यूक्लियर सेट्स बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे आ जाएंगे, रशिया उस स्ट्रेटेजिक एम को लेके चल रहा है। अगर वो बातचीत करने को तैयार हो रहा है, वो अभी भी मौका दे रहा है यूक्रेन को कि जो हमारी डिमांड थी, अगर तुम उसको एक्सेप्ट करते हो तो हम सीज फायर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जहां तक उसका ओवरऑल एम है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसने डिसाइड किया हुआ है, उसके टाइमलाइंस हैं, उसके अंदर वो रुकेगा नहीं जब तक ये ग्राउंड के ऊपर थ्रू नेगोशिएशंस यूक्रेन ये ना मान जाए कि जो रशिया डिमांड कर रहा है उसको मानने के लिए तैयार है। ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन सबके पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं अपने फौरन बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बड़ी खबर इस वक्त की दे रही है, रूस के सैनिकों को जेलेंस्की की ओर से बार बार चेतावनी दी जा रही है। आपको बता दें, यूक्रेनी राष्ट्रपति भी यहाँ पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश में है। उनकी ओर से रूस के सैनिकों को बार बार चेतावनी दी जा रही है, चिताया जा रहा है, ये कहते हुए कि अगर जीना चाहते हो तो घर लौट जाओ। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी, सीधे आपके पास आते हुए, जीना चाहते हो तो घर लौट जाओ, इतनी बड़ी ताकतवर फोर्स है रूस की, जेलेंस्की का ये बयान क्या सिर्फ मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश है, या वास्तव में आपको लग रहा है कि उनकी बातों में कुछ ताकत नजर आ रही है? मेरी समझ से ये शुरू से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो कि आजकल की लड़ाई में एक बहुत अहम हिस्सा है, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तौर पे कई ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं, कई ऐसी खबरें हैं या ऐसी क्लेम्स हैं जो किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। जैसे आपने ये जो कहा कि घर लौट जाओ वाला जो बड़ी चेतावनी दी है, दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि उन्होंने 30 से ज्यादा एरोप्लेन्स, 33 हेलीकॉप्टर्स और 9000 सैनिक रूस के हताहत किए हैं। तो यकीनन ये बड़ा चढ़ा के बोलेंगे ताकि न सिर्फ सेना का मनोबल, दूसरी तरफ की सेना का मनोबल कम हो, बल्कि वहां के सिटीजन्स का, वहां के पब्लिक परसेप्शन का भी मनोबल कम हो। तो ये एक बहुत अहम हिस्सा है, और आने वाले समय में भी हमारे को बहुत सुनने को मिलेगा जब तक कि बातचीत या संधि विराम नहीं होता। क्या इस तरह के, विशंबर दयाल जी, कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं जब एक तरफ हमला आपका लगातार जारी हो, आप लगातार उनके जो सैनिक साजो सामान हो उसको कम करने की, खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, वहीं आमने सामने मेज पर बैठकर एक दूसरे की पीठ थपथपाएं और कहें कि नहीं, बातचीत के जरिए भी एक रास्ता निकालना चाहिए?
क्या इस तरह की परिस्थिति पहले भी बनी है कभी? देखिए, लड़ाई में ये होता रहता है, जो बैकडोर चैनल्स हैं वो बिल्कुल ऑपरेशन रहेंगे। और आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है, ये प्रेसिडेंट पुतिन पहले भी कह चुके थे, हम यूक्रेन को नहीं तबाह कर सकते, हम उन लोगों को मारना चाहते, हम वहां नहीं कब्जा करना चाहते, हम वहां सिर्फ सत्ता परिवर्तन करते हैं, नाटो में ना जाइए, और न्यो नाजी जो वहां पे एक्चुअली जिन्होंने तबाही मचाई है उनको हम वहां से सरेंडर कराना चाहते हैं। जब उसकी बहुत ब्रॉड गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं, तो फिर मैं समझता हूं बात का वो बार बार जो मौका दे रहे हैं, कहीं ना कहीं यूक्रेनियन पब्लिक पर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि देखो मैं तो बातचीत करने को तैयार हूं। और बातचीत करते टाइम वो कुछ ना कुछ ऐसी मैसेजिंग जेलेंस्की को भी देते हैं जो हमारी पब्लिक में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स्ड लाइन है कि पुतिन भी बिल्कुल यही करके मानेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि कीव तबाह ना हो। जैसे खार्किव तबाह हुआ है, अगर कीव तबाह हो गया और रशिया ने कल सत्ता भी बदल दी, तो वो जानते हैं कि कीव को, यूक्रेन को बनाने में कितना इनको वक्त लगा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, और कितना वक्त और कितना पैसा अब लगेगा, और लोग कितने रंजिश में आ जाएंगे। वो लोगों में रंजिश नहीं फैलाना चाहते, समझने की कोशिश करो। तो वो बातचीत करके यूक्रेनियंस को ये मैसेज देना चाहते हैं कि लड़ाई होगी तो तबाही होगी, तबाही बचाना चाहते हो तो आप मान जाइए, हमारी शर्तें मान जाइए। और ये बार बार पॉज दे रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक पॉज है, ये स्ट्रेटेजिक पॉज है। हाँ। सिर्फ पर लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि लड़ाई का मोमेंटम कैसे छोड़ सकते हैं? अगर मोमेंटम टूट गया उनका, तो जैसे उनके ऊपर अभी छोड़ कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, आपको लग रहा है अगर कि वो किसी जैसे भी शहर जेलेंस्की ने को बोला, वो जिंदा रखना चाहते हैं। चारों तरफ से भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, तो और अब तो उन लोगों की निगाह कीव पर है। चित्रा, मैं कीव को सुबह से घुटनों आपके के साथ बल कह रहा हूं लाकर कि ये खड़ा लड़ाई कर दिया जाए। चित्रा, ये लड़ाई की हकीकत है, विनाश लड़ाई की हकीकत है, इनएविटेबल है। देखिए दत्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के खार्किव में अब तक का सबसे बड़ा हमला, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। खार्किव से यूक्रेन के खार्किव में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। खार्किव पर दागी गई है ताबड़तोड़ मिसाइल। आपको बता दें, खार्किव पर पहले से ही लगातार बड़ी तादाद में रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। मिसाइल हमले को कैमरे में भी कैद किया गया है रूसी सैनिकों की ओर से। इन सब के बीच अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल। खार्किव में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने अलग अलग हिस्सों की लगातार दिखा रहे हैं। आसमान के ऊपर काले धुएं का ये गुबार अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हालात किस कदर वहां बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। रूसी सैनिक ने मिसाइल हमले को अपने कैमरे में कैद किया है, और इस हमले के जरिए आप समझिए कि दत्ता जी, खार्किव में अब तक का सबसे बड़ा हमला, और चारों तरफ, और ये देखिए रूसी सैनिक ने इसको अपने कैमरे में कैद किया है, और मुस्कुराता हुआ रूसी सैनिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यकीनन खार्किव का एक हिस्सा भयानक तरीके से जलता हुआ, और रूसी सैनिक की ये मुस्कुराहट यूक्रेन के लोगों को कितनी ज्यादा चुभ रही होगी। देखिए दत्ता जी, देखिए जो मिसाइल हमले को कैमरे में कैद किया है, मैं इसको दो हिस्से में आपको बताऊंगा। एक है टेक्टिकल बैटल, जो टेक्टिकल लेवल की बैटल है, जिसके अंदर जो इन्वेस्टिंग फोर्सेज हैं, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि खार्किव शहर को चारों तरफ से घेर के इसको इन्वेस्ट किया जाए और ग्रेजुअली इसको रिड्यूस किया जाए। और दूसरा है एक बड़ा स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है खार्किव का। इसके माध्यम से जितनी रशियन फोर्सेज ने वेस्ट की तरफ एडवांस करना है, उनके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, उनका बैकअप, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक सपोर्ट है, इसके यहाँ से निकलेगी यहाँ से। और इसलिए ये खार्किव को सिक्योर करना रशिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर दी फेज 2 पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस विच रशिया इज प्लानिंग आफ्टर द फेज 1। ये फेज 1 चल रहा अभी रशिया का, ठीक है ना। सतीश दुआ जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। मुस्कुराता हुआ एक रूसी सैनिक, पीछे मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और उसकी खुशी जो है वो कैमरे पर छिपाए नहीं छिप रही है। ये क्या दर्शाना चाहते हैं इसके जरिए कि हम अब जीत के करीब हैं, दाग रहे हैं मिसाइल, तबाह कर रहे हैं यूक्रेन को। देखिए, ये ग्रैड रॉकेट्स हैं, ग्रैड पी रॉकेट्स हैं, और ये लगभग 20 किलोमीटर की दूरी से दागे जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी दिखा कि वो 20 किलोमीटर यानी बिल्कुल शहर के आउटस्कर्ट्स पे होंगे, क्योंकि वहां से अगर वो शहर पे इफेक्टिव फायरिंग हो रही है खार्किव शहर पे, ये इसकी मुस्कुराहट तो ये जाहिर कर रही है कि वो सक्सेसफुल हैं और वो अब दबाव बनाने में समर्थ हैं खार्किव शहर पे। और इसका मतलब खार्किव को रिड्यूस करने में अब ये फाइनल फेज खार्किव शहर के लिए, जनरल दत्ता साहब ने बताया कि खार्किव कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि खार्किव शहर को
का फाइनल असॉल्ट अब जरूर बहुत नजदीक करीब होगा और इसके बाद वो लॉन्च करने अब सबसे बड़ा सवाल कीव को लेकर पैदा होगा कि राजधानी कीव का क्या होगा। सीधे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं। मैं इसके पहले भी मिस्टर प्रसाद आपसे सवाल पूछ रही थी, आप तक आवाज नहीं जा पाई थी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास विशंबर दयाल जी। शंकर प्रसाद जी, सीधा से सवाल है, ये जो तस्वीरें इस वक्त पूरा मुल्क देख रहा है, रूस के मिसाइल हमले में खार्किव में भारी तबाही, उसकी तस्वीरें राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, रूस के मिसाइल हमलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक रूसी सैनिक ने अपने मोबाइल में कैप्चर किया है, वो मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। खार्किव की ये तस्वीरें, खार्किव में तो बड़े पैमाने पर पहले ही रूस ने कब्जा कर लिया था और अब एक बार फिर से ताबड़तोड़ ये जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, जहां तक खार्किव का सवाल है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि खार्किव शहर पे जितने इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं सब जगह रूस का कब्जा हो चुका है, रूसी फौज का कब्जा कल ही हो चुका है। हाँ, कुछ मिलिशिया हैं जो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट मिलिशिया है, उसके कुछ लोग अभी जरूर वहां मौजूद हैं, वो हर शहर में हैं। जैसे कीव में रूसी नेशनलिस्ट मौजूद है, इस वक्त उनकी स्पेशल फोर्सेस मौजूद हैं। इसी तरह कब्जा होने के बावजूद काफी सारे यूक्रेनियन नेशनलिस्ट जो मिलिशिया है वो अभी खार्किव में प्रेजेंट है, लेकिन जो की इंस्टॉलेशंस हैं और शहर के जो जिसको हम कब्जा बोलेंगे वो कब्जा रूसी फौज का हो चुका है। हालांकि आउटस्कर्ट्स पे अभी भी कुछ छुटपुट फायरिंग जारी है। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं इससे पहले कि यहाँ सब हम खार्किव बोलते हैं, एक खार्किव शहर है और एक खार्किव रीजन है, तो लोग इसको मिक्सअप कर जाते हैं कि खार्किव रीजन पे कब्जा हुआ या शहर पे। मैं इस वक्त सिर्फ खार्किव शहर की बात कर रहा हूँ, खार्किव रीजन में और भी छोटे मोटे कुछ कस्बे और गांव हैं। ओवर टू यू। खेर्सन के गवर्नर ने ही जानकारी दे दी है कि शहर पर कब्जा कर लिया है रूस ने, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खार्किव में भारी तबाही की, जिसको रूसी सैनिक ने अपने मोबाइल में कैप्चर किया है। खार्किव को पूरी तरह से तबाह करना मकसद दिखाई दे रहा है रूस का, जिस तरह से मिसाइलें लगातार दागी जा रही है। राजेश, कीव को लेकर रूस की क्या है तैयारी? देखिए, अभी अगर आपने पिछला जो शहीद कर रहे थे, ये शो में इसमें लाइव आया था, मैं बात करते करते 5 बड़े धमाके हुए थे क्विक सक्सेशन में, लगातार 5 धमाके हुए थे कीव के नॉर्थ की तरफ। जो मेरा एस्टिमेट है कि किसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हुए हैं, स्मच हो सकता है, कोई और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो सकता है। ये धमाके जिस समय लाइव था उस वक्त हुए थे, और ये मेरा एस्टिमेट है कि जो धमाके हुए हैं ये मोस्ट लाइकली जो फायर हुआ है ये मिलिट्री पोजीशन पे हुआ है, या तो ये रशियन फौज ने किया है उन ठिकानों पे जो यूक्रेनियन फौज अपने डिफेंस के लिए तैयार कर रही है, बंकर से दूसरी से बना रही है, या तो ये हमला उनके ऊपर था, या ये भी हो सकता है कि यूक्रेन आर्मी ने ये रॉकेट जो रूसी फौज का जमावड़ा है यूक्रेन के ये कीव के बाहर, उनके ऊपर ये फायर किया हो। राजेश, अब सीधा से सवाल है, देखिए रूस लगातार एक तरफ बातचीत की टेबल पे थोड़ी देर में दोनों मुल्क आमने सामने होंगे, वहीं अब दूसरी तरफ अपनी शर्तें भी थोप दी गई हैं। रूस की ओर से ये कहा गया है कि हमारे मुल्क के लिए, यानी कि रूस के लिए खतरे वाले जितने भी हथियार हैं यूक्रेन उनको नष्ट करे। आपको लग रहा है कि यूक्रेन इस तरह के कदम आगे बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच समझदारी से बातचीत आगे की दिशा में बढ़ पाएगी? देखिए, अगर आपको याद हो, जब ये कल शर्त सामने आई थी कि यूक्रेन सीज फायर की मांग कर रहा है, मैंने कल ही ये चीज साफ कर दी थी कि रूस किसी भी हालत में सीज फायर के लिए एग्री नहीं करेगा, टॉक्स से पहले या टॉक्स के दौरान। कारण ये है कि उनका जो मोमेंटम है, भी पूर्वी यूक्रेन में उनकी सेना लगातार आगे बढ़ रही है, और जो मोमेंटम है फौज का, ये मोमेंटम ऑफ वॉर बहुत जरूरी है, जो टूटने का अंदेशा था, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जहां तक यूक्रेन का सवाल है कि वो उसके अंदर जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसमें केमिकल वेपन शामिल हैं, और अगर रूस ने डिमांड रखी है तो इसको यूक्रेन मेरे हिसाब से नहीं मानेगा। और जिस तरह की शर्तें दोनों मुल्क एक दूसरे के सामने रख रहे हैं बातचीत से पहले, मुझे नहीं लगता कि ये टॉक्स कहीं समाधान की तरफ जा रही हैं, ये सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी बन के रह जाएंगी। ओवर टू यू। अभी वहां पर दोपहर का वक्त हो रहा है ठीक है, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राजेश, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करूंगी। आपको बता दें, एक तरफ खेर्सन के गवर्नर की ओर से जानकारी दी गई है कि शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, यूक्रेन के खेर्सन शहर पर रूसी कब्जा, और इसी के साथ तेजी से बाकी शहरों को भी नेस्तनाबूद करने की कोशिश में रूस, उसकी सेना लगातार लगे हुए हैं। ओब्लास्ट प्रशासन की इमारत पर रूस का कब्जा हो गया है। खेर्सन के गवर्नर ने कब्जे की पुष्टि की है। ओब्लास्ट की इमारत, जी 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 प्लीज। ओब्लास्ट का मतलब है रीजन, जो अभी राजेश बात कर रहा था। जैसे खार्किव एक शहर है, खार्किव ओब्लास्ट,
जैसे खेरसन एक शहर है, खेरसन ओब्लास्ट, जैसे हमारे यहाँ रीजन, जैसे अपने यहाँ छोटे स्टेट कह लो, नहीं छोटे स्टेट कह लो, जैसे वैसे हैं ओब्लास्ट का मीनिंग वो है। इनके यहाँ इनको रीजन बोलते हैं। तो ये जो बिल्डिंग और इनकी अलग अलग बिल्डिंग, खारसन में एक खारसन शहर की गवर्नर की बिल्डिंग होगी, मतलब मेयर की बिल्डिंग होगी, और एक ओब्लास्ट की जो रीजन का गवर्नर है उसकी बिल्डिंग होगी। वहां पर कब्जा हो गया, तो वहां पे कब्जा हो गया। बिल्कुल राजेश, खार्किव में या वहां ये कब्जा हो गया। देखिए, मैंने कल सुबह आपको एक खबर दे दी थी कि खरसन शहर पे रूसी फौज का कब्जा हो गया है, कल सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग। और उसके बाद 3-4 घंटे बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन रशियन मीडिया से आ गया था कि खरसन शहर पर कब्जा हो गया है। और लगातार वहां से, जैसे आप बोल रहे हैं अभी ओब्लास्ट पे कब्जा हो गया है, इसका मतलब रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। और पूर्वी दिशा में हमारा सारा फोकस इस वक्त खार्किव पे है, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, पॉपुलेशन सेंटर है, बहुत लोग रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है पूरे यूक्रेन में इस वक्त। और एक ज़पोरिज़िया शहर है जो अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट है, वहां बहुत बड़ा डैम है निप्रो नदी का, वहां पर भी इस वक्त जबरदस्त बमबारी हो रही है और जबरदस्त लड़ाई चल रही है। ओवर टू यू। कीव को लेकर क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे, क्योंकि अब रूसी सेना का अगला टारगेट कीव ही होगा, क्योंकि चारों तरफ हर तरफ से भयावह मंजर, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन उसने बहुत सारे सवाल अब कीव को लेकर भी जन्म दे दिए हैं। अगर कीव की मैं बात करूं तो वहां की अभी की स्थिति राजेश क्या नजर आ रही है? देखिए, कीव पे मैंने अभी एक रिपोर्ट भेजी थी आपको, मैंने काफी सारे रोड ब्लॉक्स लगाते हुए दिखाए थे। रूसी अपने यूक्रेनियन सैनिक हर रोड पे बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं कंक्रीट ब्लॉक्स के साथ। इस कंक्रीट ब्लॉक्स बड़े इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि वो एंटी टैंक ऑब्स्टेकल्स भी बन जाएं। अगर टैंक भी उस रोड का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी उसको पार करके ना जा सके। और जब वो कॉलम रुकेगा, एक रुका हुआ मैकेनाइज्ड कॉलम जिसके चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट बन जाता है किसी भी तरह के छिपे हुए दस्ते के लिए। तो यहाँ अभी हर बड़ी सड़क पर, हर आर्टीरियल रोड पर, हर 500-600 मीटर के बाद बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं, कंक्रीट रोड ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, इस तैयारी में कि जब हमला होगा तो उसे किस तरह से डील करना है, ये उसकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। लेकिन एक और सवाल, कीव पर कब्जा होते ही राजेश यकीनन यूक्रेन रह जाएगा जब राजधानी पर रूस कब्जा कर लेगा। लेकिन रूस की अभी तक की जो स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है वो बाकी हिस्सों को तो लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों को देशता नाबूद किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, मिसाइल दागे जा रहे हैं। लेकिन कीव को लेकर अभी उस अग्रेसिव अप्रोच से रूसी सेना आगे बढ़ते हुए क्या आपको नजर आ रही है? देखिए, जो हम ये बोल रहे हैं, जैसे बहुत जगह सुन रहा हूँ खार्किव को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। खार्किव में हाँ कुछ बिल्डिंग्स में बमबारी हुई है, कुछ बिल्डिंग में मिसाइल गिरी है, कुछ बहुत बड़ी बिल्डिंग। मैं लौट रही हूँ राजेश, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन रूस में जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। आपको बताते चले, राष्ट्रपति मैक्रो और पुतिन में 90 मिनट तक बातचीत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से 90 मिनट तक बातचीत की है। अब इस 90 मिनट की बातचीत का लब्बो-लुआब क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन 90 मिनट तक दोनों देशों के बीच अगर बातचीत होती है, आपको बताते चले, आज ही फ्रांस से हम सब ने देखा कैसे खबर सामने आई कि वहां पर जो मोम का पुतला लगा हुआ था एक हिस्से से हटा दिया गया है राष्ट्रपति पुतिन का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पुतिन से 90 मिनट तक बातचीत की है। इस बातचीत का लब्बो-लुआब क्या होगा, क्या रहा होगा, क्या बातचीत हुई होगी राजेश दोनों मुल्कों के बीच में? देखिए, आपको फ्रांस के बारे में एक बात समझना जरूरी है। फ्रांस ने हमेशा एक कोशिश की है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका से इंडिपेंडेंट रहे। अनलाइक यूके, जैसे ब्रिटेन है, वो हमेशा जो अमेरिका करता है, गलत हो सही हो, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो, हमेशा सेम लाइन फॉलो करता है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनकी लाइन हमेशा सेम होती है। लेकिन फ्रांस ने हमेशा से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक कोशिश की है कि वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखे। और इसी के तहत जब मैक्रो मॉस्को गए थे लड़ाई से 4 दिन पहले, अगर आपको याद हो, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो रूस में गए थे मॉस्को में मिलने के लिए। और उसके बाद बहुत उम्मीद जागी थी कि शायद कोई समाधान निकलेगा, शायद लड़ाई रुक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं बता दूं कि फ्रांस का रोल इस सारे इसमें काफी अहम हो जाता है, क्योंकि फ्रांस थोड़ा अमेरिकन लीग से हटकर बात करता है, जो इस चीज को पॉसिबल बना देता है कि पुतिन और रशिया उसकी बात ज्यादा सुनेगा बनिस्बत दूसरे पश्चिमी मुल्कों के। ओवर टू यू। बिल्कुल, स्टूडियो से सवाल आपके लिए है, प्लीज सर।
कहा कि जब पहले बातचीत हुई थी फ्रांस के प्रेसिडेंट और व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान, तब उसमें कोई ज़्यादा हल नहीं निकला, क्योंकि उसके बावजूद उसके लड़ाई हुई। लेकिन आज जब लड़ाई के 8 दिन हो गए हैं और अब दोनों, न सिर्फ दोनों सेनाएं आसपास हैं, दोनों आमने सामने, बल्कि दोनों पक्ष भी एक किस्म से आमने सामने हैं, वेस्ट और रशिया। तो अब कुछ स्थिति बदली हुई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज की जो बातचीत होगी वो बातचीत ज्यादा सब्सटैंटिव यानी ज्यादा ठोस होगी और उससे ज्यादा नतीजे निकलने की संभावना है? मेरा मानना ऐसा है, आपके विचार? राजेश, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं आपसे 100% सहमत हूं कि आज की बात का मायने बहुत ज्यादा है। इट इज मच मोर सब्सटेंशियल। इससे कुछ निकलने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि मैं इसको एक और चीज से जोड़ के देख रहा हूं। अगर आपको याद हो, आज की सुबह साइबेरिया में रूस ने बहुत बड़ी एयर डिफेंस एक्सरसाइज शुरू की है, और ये एयर डिफेंस कहीं ना कहीं न्यूक्लियर युद्ध से ताल्लुक रखती है, क्योंकि अगर रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो जाहिर सी बात है कि रूस के ऊपर भी न्यूक्लियर हथियार दागे जाएंगे। और जो ये एयर डिफेंस एक्सरसाइज साइबेरिया में इस वक्त चल रही है, ये उसी को मद्देनजर रखते हुए है कि अगर रूस के ऊपर परमाणु मिसाइल या एयरक्राफ्ट हमला करते हैं तो ये एयर डिफेंस उसमें सक्षम होनी चाहिए। और जो प्रेसिडेंट मैक्रो की ये मुलाकात है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के तार आप उसमें जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं वेस्ट को भी खतरा लग रहा है कि अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो ये एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगी, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा यूरोप को भुगतना पड़ेगा। और फ्रांस और जर्मनी दोनों इस चीज को समझते हैं, लेकिन जर्मनी की अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। एज लाइक फ्रांस खुल के बोल सकता है और हमेशा पास में बोलता रहा है, और यही कारण है कि मैक्रो ने अभी पुतिन से बात की है। ठीक है, मैं चाहूंगी हमारे साथ बने रहिए जी। राजेश, जो कीव के नाइपर पे जो ईस्ट में जो बांध बने हैं, इस साइड यूक्रेनियन है, उस साइड रशियन है, तो कितने लंबे उसमें कांटेक्ट है इनका, या कैसी लड़ाई चल रही है वहां, या वहां का क्या हाल है? क्योंकि उसमें काफी डिपेंड करता है कि जो ईस्ट से, जो पूर्व से जो कॉलम आया है वो कितना भारी है, कितने लंबे, उसका कुछ खबर है? क्योंकि जो नाइपर रिवर है उस पे लड़ाई तो होगी अल्टीमेटली, या वो उसको होल्ड रखेंगे, इधर यूक्रेनियन फोर्सेस को होल्ड रखेंगे रशियंस, और कहीं और से आएंगे, लेकिन वहां क्या हालात है नाइपर रिवर पे, कीव के पास? मैं आगे की बात नहीं कर रहा, साउथ की बात, पर कीव के आसपास नाइपर रिवर पर कैसे डिफेंसेस है? वहां कोई लड़ाई चल रही है? कैसी चल रही है? गंभीर है? क्या कुछ है वहां, या वहां भी शांति है? देखिए, कीव का जो है वो नदी के दोनों तरफ है। जो हिस्टोरिक कीव है और जो बड़ी इंस्टॉलेशंस हैं वो कीव के राइट बैंक पे हैं। लेफ्ट बैंक पे जनरली नया शहर है जो पिछले 40-50 साल में बना है, और वहां इतनी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस नहीं है। इस वक्त कीव से जो फौज है, क्योंकि आप पूर्व की बात कर रहे हैं, जो लेफ्ट बैंक है वो पूर्वी दिशा में है, पूर्व की दिशा से अभी रूसी फौजें कीव से बहुत दूर है। जो सबसे नजदीक रूस की फौजें कीव के हैं वो उत्तर में है, और वो कुछ एस्टिमेट के हिसाब से 13 किलोमीटर दूर है, और आज सुबह एक एस्टिमेट आया था कि 30 से 40 किलोमीटर दूर हैं। मैं चाहूंगी राजेश आप बने रहिए हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी भी रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक जल्दी से उनसे त्वरित टिप्पणी में चाहूंगी, उनके भी सवाल होंगे आपके लिए। शंकर प्रसाद जी, अब यहाँ से लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? एक तरफ प्रेसिडेंट जेलेंस्की का ये कहना है कि रूसी सैनिक वापस चले जाएं, अगर वो जीना चाहते हैं तो इस तरह की धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ बातचीत के ठीक पहले रूसी सेना की ओर से, वहां के हुक्मरानों की ओर से शर्तें थोप दी गई हैं। अब ये पूरी की पूरी लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है? लड़ाई उसी तरह चलती रहेगी जिस तरह की रशिया ने प्लान किया है। रशिया की प्लानिंग क्लियर है कि कम से कम नुकसान हो यूक्रेन के अंदर, चाहे कीव में हो चाहे कहीं भी हो, और दूसरा वो चाहते हैं कि मिनिमम डैमेज हो, जिससे कि वहां पे ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत न पड़े, वहां के ज्यादा व्यक्ति न मरे। लेकिन उनका मकसद क्लियर है कि यूक्रेन में ये लिख कर देना पड़ेगा कि वो नेटो में नहीं जाएंगे और वो वहां सरकार बदलेंगे। ये उनका क्लियर ऑब्जेक्टिव है जो हम डे 1 से कह रहे हैं। लेकिन ये बातचीत जो हो रही है आज, जिसके बारे में आप इतनी देर से बात कर रही थी, उसका मतलब यही है कि हर एक दिन बात होगी या रोज बात होगी। वो कहेंगे कि देखिए पिछले 24 घंटे में इतनी तबाही और हो गई है, आप कितनी तबाही और चाहते हैं, तबाही होती रहेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन आप बातचीत से मान जाइए, जो हमारी प्राइमरी शर्त है उसको मान लीजिए, तो हम लड़ाई बंद कर देंगे।
सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि इस बातचीत का नतीजा केवल तभी निकलेगा जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को समझ लेगा कि यूक्रेन का नुकसान बढ़ता चला जा रहा है दिन पे दिन, और ये कब तक यूक्रेन सहेगा। देखिए, जो अटैक अभी तक हो रहे हैं वो बहुत लिमिटेड अटैक हैं, उनकी पूरी बिल्डिंगें सत्यानाश नहीं की हैं, उसमें छोटे मोटे नुकसान हो रहे हैं। वो नुकसान वहीं से हो रहे हैं जहां पर इनको लगता है रशियन फोर्सेस को वहां से रेजिस्टेंस आ सकता है, वहां पर मिलिट्री की कोई कैपेबिलिटीज हैं, उनको तोड़ दिया जाए। लेकिन बात क्लियर है कि रशिया ये चाहता है कि वह कम से कम डैमेज करें। समय लौट रही हूं आपके पास। रूस से जंग को लेकर यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है। जल्दी से ये बड़ी खबर देते हुए उसके बाद दत्ता जी मैं आपके पास आऊंगी। शंकर प्रसाद जी, फौरन लौट रही हूँ। रूस के 9,000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन की ओर से ये बड़ा दावा किया जा रहा है, क्या वास्तव में इसमें सच्चाई है? हालांकि दोनों ही तरफ से अगर हम देखें तो वहां की मीडिया, वहां के अलग अलग तबके से जो बयान जिस तरह के सामने आ रहे हैं वो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की भी ये कवायद है। युद्ध में रूस के 217 टैंकों को भी तबाह कर दिया है। यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को वही निशाना बनाते रहेंगे। रूस की ओर से यह कहा जा रहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पुतिन से बातचीत की है और रूस से जंग के बीच ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का बड़ा दावा सामने आया है। ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया है यूक्रेन के लिए लड़ने जा रहे हैं 16,000 विदेशी। 16,000 विदेशी यूक्रेन के लिए लड़ने जा रहे हैं। रूस के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में साथ देंगे, ज़ेलेंस्की का ये बहुत बड़ा दावा है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन से देश हैं, ये कौन से विदेशी नागरिक हैं जो इस तरह से खुलकर समर्थन कर रहे हैं यूक्रेन का, और अब वो सामने आ गए हैं क्योंकि खुलकर किसी भी देश ने अपने सैनिकों को लेकर कोई बात नहीं की है। जल्दी से राजेश पवार का रुख करते हुए, राजेश, ज़ेलेंस्की का कहना है रूस के खिलाफ लड़ेंगे 16,000 विदेशी सैनिक। कौन दे रहा है इतनी बड़ी मदद यूक्रेन को? फॉरेन फाइटर्स को यूक्रेन में आके लड़ने के लिए। और मैंने आपको मैं नरेट कर दूं स्टोरी। मेरे पास मेरे एक मित्र हैं जो यहाँ वकील हैं पेशे से, यूक्रेनियन हैं। उन्होंने परसों उनका मेरे पास फोन आया था कि उनके 2 अमेरिकी दोस्त हैं जो यहाँ आके लड़ना चाहते हैं। क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ किसी तरह से हथियार दिलाने में और फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए? मैं हैरान था क्योंकि मैं विदेशी हूँ और वो मुझसे इतनी मदद मांग रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि मिलिशिया से मेरा कॉन्टेक्ट था, उनका मैंने इंटरव्यू किया था और उनसे मैं बातचीत चल रही थी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मर्सनरी जिनको हम बोलते हैं, खासकर जॉर्जिया में और अमेरिका में, जो यहाँ आकर लड़ना चाहते हैं। एक खबर और दे दूं आपको जो अल जजीरा ने चलाई थी कि अल जजीरा ने नहीं, ये जो सिंगापुर का चैनल है कि 60 जापानी वेटरन, उन्होंने भी ये प्रपोज किया है कि वो यहाँ आके रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ओवर टू यू। रूस के खिलाफ जी सर, जल्दी से जी, एक सेकंड। सतीश दुआ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राजेश मैं फौरन लौट रही हूँ। राजेश, पिछले महीने जबकि युद्ध शुरू होने से बहुत पहले मैंने एक ऐसी रिपोर्ट देखी थी जिसमें वीडियो क्लिप भी देखा था कि 27 नेशनैलिटीज से, जैसे आपने ठीक कहा कि मर्सनरी टाइप जो वॉलंटियर करके यूक्रेन में ट्रेनिंग पा रहे थे, उनकी ट्रेनिंग का वीडियो मैंने देखा था। और उसके साथ कहा गया था कि अगर ये लड़ाई में हिस्सा लेते हैं तो इनको यूक्रेनियन नेशनैलिटी दी जाएगी। ये उनको प्रलोभन या इंसेंटिव दिया जा रहा था। हाँ। अगर आपने इसके बारे में कुछ सुना हो। राजेश जल्दी से, गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेश। काफी देर से रिपोर्ट चली थी, एक रिपोर्ट कई टीवी चैनल्स में चली थी कि ये देखिए मिलिशिया है, ये ट्रेनिंग कर रहा है। वुडन राइफल्स उनके पास में थी, हथियार तक नहीं थे। वो मोस्ट लाइकली एक प्रोपेगेंडा का वो था, प्रलोभन देने के लिए, दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, जो आएंगे लड़ेंगे, जो रूस से नफरत करते हैं। तो ये एक तरह का प्रोपेगेंडा था। और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उस वक्त वो प्रलोभन दिया गया था कि आप आए यहाँ पे और आके लड़े और आपको मिलेगा। और उस टाइम मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन इस वक्त बहुत सी जगह से, स्पेशली अमेरिका से लोग आना चाहते हैं और जॉर्जिया से यहाँ आके लड़ना चाहते हैं। ओवर टू यू। ठीक है राजेश, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त गौरव सावंत भी हमारे साथ कीव से जुड़ चुके हैं और एक एक पल वहां के लिए कितना बड़ा चुनौती लेकर आ रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं। चारों तरफ गोलीबारी, बमबारी की आवाजें सुनी जा सकती हैं और इस सब के बीच ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब एक रूसी सैनिक ने मिसाइल हमले को अपने मोबाइल में कैप्चर किया है और मुस्कुराता हुआ ये सैनिक दिखाई दे रहा है। गौरव, सीधे आपके पास आते हुए, आप इस वक्त कहाँ हैं, कीव की क्या स्थिति है? रूस अभी बातचीत की टेबल पर, रूस यूक्रेन दोनों देश आमने सामने आएंगे।
कुछ नतीजा निकलेगा क्या, या सिर्फ ये माना जाए कि दरअसल जो बड़ी सीढ़ी है ऊपर छत तक जाना है उसका सिर्फ एक स्टेप ये दोनों देश आज की इस बातचीत के जरिए तय करेंगे? ये निर्भर करेगा कि बातचीत असर लाती है या नहीं, क्योंकि इस समय यहाँ पर दो धमाके एक के बाद एक राजधानी कीव के पूर्वी छोर पर, नीपर नदी के पूर्वी छोर पर सुने गए हैं। और आप देख सकते हैं बहुत तेजी से हमें कहा गया है कि आप यहाँ से निकलें, तो बहुत तेजी से हम गाड़ी में अब जो केंद्र है शहर का उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब किसी भी समय बमबारी बढ़ सकती है, ऐसा सेना ने कहा। हम लोग क्रिश्चियाटिक में थे, जो बिल्कुल कीव का हृदय का उसका दिल माना जाता है, सेंटर ऑफ कीव माना जाता है। वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय जब एकाएक दो धमाकों की आवाज आई, और वहां जो पुलिस थी और जो सेना थी उसने कहा अब आप जल्दी से यहाँ से निकल कर जाए। और हमारे साथ कुलदीप कुमार जी, क्या हमें पता चल पा रहे हैं धमाकों की आवाज कहाँ से आई है? ये पहले तो ये दो धमाके नहीं, ये 4 धमाके थे, 4-5 धमाके हुई हैं, और एक चाइका में एक प्लेन भी इनका क्रैश किया है जो रशिया का, और ये धमाके लेफ्ट बैंक में हुए हैं। लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि अभी किस जगह पे हुए हैं, एग्जैक्ट जगह। अभी थोड़ी देर में ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी जो आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन वो एकाएक हमको कह रहे हैं कि आप ये जो सेंटर है, सेंटर से बिल्कुल निकल के अब दाएं बाएं किसी इलाके में जाइए, क्योंकि सेंटर पर ऐसा अंदेशा है कि एक हमला हो सकता है। और जिस रफ्तार से हम लोग की गाड़ी यहाँ से निकल रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय कितना तनाव है। न केवल हमारी गाड़ी बल्कि आसपास जितनी भी गाड़ियां यहाँ हैं वो तेजी से यहाँ निकलने का प्रयास कर रही हैं। सेना ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी जिस तरह से बढ़ाई है कीव में, चाहे वो एयर डिफेंस के लिए हो या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ हो, वो भी यहाँ दिखाता है कि किसी न किसी खतरे का अब ये संकेत आ रहा है कि राजधानी कीव पर हमला हो सकता है। आज सवेरे ही यहाँ पर यूक्रेन की सरकार ने दावा किया चित्रा कि उन्होंने रूस का एक Su-30 लड़ाकू विमान गिरा दिया। हालांकि रूस ने कहा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि यह दिखाता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि रूस की सेना बिल्कुल रडरलेस आर्मी की तरह आ रही है, आत्मसमर्पण कर रही है। लेकिन जमीनी स्थिति ये भी एक तरह से दिखाती है कि हमले अब और तेज होते जा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, और निशाना राजधानी कीव को भी बनाया जा रहा है। जिस तरह से अब कीव में लोगों से कहा जा रहा है कि अब वो अपने घरों में जाएं और सुरक्षित घरों में ही रहें। तो क्या ये माना जा सकता है कि खेरसन, खार्किव और तमाम यूक्रेन के दूसरे इलाकों की तरह जहां पर जोरदार तरीके से हमला किया गया था रूस की ओर से, अब उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ कीव पर जाकर फोकस हो रहा है, और कीव को अगर उसने धराशायी कर दिया तो फिर यूक्रेन के लिए क्या स्थिति बचती है? गौरव। चित्रा, अभी कीव तक रूस की सेना एयर अटैक्स के रूप में, यानी मिसाइल अटैक्स और एयर अटैक्स के रूप में तो आई है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस अभी भी नहीं पहुंचे हैं। और इसका भी एक यहाँ के रक्षा मंत्रालय ने इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि प्रयास तो बहुत कर रही है रूस की सेना। वो जो 63 किलोमीटर लंबे काफिले की बात हो रही थी कि ये काफिला प्रयास तो बहुत कर रहा है, लेकिन ये पहुंच इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि यूक्रेनियन फौज उनको जगह जगह उन पर घात लगाकर हमला कर रही है, और इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं, और उनका आगे बढ़ना बार बार रुक जाता है। और इसीलिए वो अभी भी कीव से 25 किलोमीटर दूर, यही अभी कह रहे हैं यूक्रेन की सेना, कुलदीप जी, कि 25 किलोमीटर दूर अभी भी है वो जो रूसी कॉन्वॉय 63 किलोमीटर लंबा आ रहा है। लेकिन 25 किलोमीटर है नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं सुनने में आ रहा है, ऐसा कंफर्म पक्का नहीं है कि वो 25 किलोमीटर दूर ही है। हम कल ये कोशिश करेंगे कि एक बड़ा सा राउंड ले, हम लोग आउटर्स में जाएं हम लोग, और देखें कि सेना वाकई में है भी कि नहीं 25 किलोमीटर पे, क्योंकि हमारे किस वाले हाईवे पे है अभी तक पता नहीं लग पाया। नहीं तो हम 25 किलोमीटर आपके साथ जाते और उस जगह को देख के आते कि वाकई में वो ऐसा कोई काफिला है जो वो बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा काफिला नजर नहीं आ रहा। जो सेना अभी बीच में, जैसा बिल्कुल सामने हम देख रहे हैं, सेना अब यहाँ चेकिंग कर रही है, पुलिस नहीं। इसकी क्या वजह है? क्या कोई अंदेशा है? क्या कुछ बड़ा यहाँ? देखिए, अंदेशा तो अभी जब आपने 4-5 बमों की आवाज सुनी, अंदेशा तो हो ही गया। अब अंदेशा तो है, तभी बम गिरने शुरू हो चुके हैं अब लोग, और इन्होंने प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए हैं अभी। तो अब कीव में ये जो विस्फोटक की आवाज आ रही है। हाँ। जी जनदयाल बोलिए। नॉर्थ से जो फोर्स आ रही है जितनी लंबी थी, वो एक टैंक आर्मी होगी। किसी भी टैंक आर्मी का शुरू में वो जो सैटेलाइट पिक्चर होगी वो बॉर्डर क्रॉसिंग पे ली होगी, कीव के आसपास तो ली नहीं।
उसका स्वाभाविक है 250, 200, 250 किलोमीटर चलना, 4-5 दिन लगना स्वाभाविक है। और उस पर जरूर फायर होगा, उसमें ब्रेकडाउन भी होंगे, क्योंकि इतनी दूर गाड़ियां चलनी। जो पुराने T-72 टैंक है उनका तो तेल भी बदलना पड़ेगा। मैं एक टैंक की स्पीड से बता रहा हूं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि 4-5 दिन तक अभी कीव पे बमबारी होगी, फिजिकल अटैक, और उससे पहले एंटनो पे कहीं ना कहीं एयर असॉल्ट डिविजन, एयरबॉर्न डिविजन लैंड होंगे, जो कि अब तक कई बार मैं पूछ चुका हूं आप लोगों से, वो शायद नहीं हुए अब तक। और ईस्ट से भी इतनी नजदीक नहीं आई, अभी पोल्टोवा बचा हुआ है, अभी डिप्रो बचा हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी 5-6 दिन और लगेगा। साउथ से जो सेना है, ठीक है, वो कितनी जल्दी पहुंचेगी उस पर निर्भर करेगा शायद। गौरव, आप सही कह रहे हैं, लेकिन साउथ और ईस्ट दोनों से जो सेनाएं आगे बढ़ रही हैं उनको रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से आप खार्किव की भी बात कीजिए, अगर 8 दिन बाद भी रूस की सेना कब्जा नहीं कर पाई है खार्किव पर, आज अब से आधे घंटे पहले यहाँ के लोकल मीडिया पर वो तस्वीरें जारी की गई कि वो जो बिल्डिंग थी, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग जिस पर हमला किया था, वो उस बिल्डिंग में आज फिर यहाँ की सेना है। गौरव, मैं लौटी हूँ आपके पास एक और बड़ी खबर। बातचीत से पहले यूक्रेन की सेना का बड़ा बयान सामने आया है दोनों ही देशों की ओर से। बातचीत के ठीक पहले दबाव बनाने की कोशिश के तहत अब यूक्रेन कह रहा है अब हम बचाव नहीं हमले की तरफ जा रहे हैं। यूक्रेन की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। रूस के साथ बातचीत के ठीक पहले यूक्रेन की सेना का बड़ा बयान सामने आया है, ये कहते हुए कि अब हम बचाव नहीं कर रहे बल्कि अब हमले की तरफ, यानी कि अब अटैक की ओर इशारा करते हुए यहाँ पर यूक्रेनी और उसी तरह का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। जल्दी से देखिए प्रसाद जी, इस पर आपकी टिप्पणी, उसके बाद गौरव मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, अभी ऐसा है कि जो हम इतने लंबे काफिले की बात कर रहे हैं, ये जो काफिला अगर एक लाइन में, लाइन हेड में चल रहा है, किसी हाईवे पे जा रहा है, वो टैक्टिकल मूव नहीं है, वो है डिस्टेंस कवर करने का मूव। और जब ये काफिला अपने टारगेट के पास पहुंचेगा तो वो एक टैक्टिकल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेगा और अपने दिए हुए टारगेट्स की तरह एडवांस करेगा। ये जो बयान, ताजा बयान सामने आया है यूक्रेन की सेना का कि अब हमारी रणनीति बिल्कुल अलग है। अभी ऐसा है कि अगर मैं डिफेंडर हूँ और रशिया की कॉलम्स आ रहे हैं, तो मेरी जो फोर्स है, अगर पहले प्रीएम्प्टिव अटैक के अंदर मेरी आर्टिलरी, मेरे आर्मर, मेरे मिसाइल सिस्टम, मेरे एयर डिफेंस के ऊपर हमला हुआ है, रूस पर पलटवार की तैयारी है यूक्रेन का जो कहना कि हम पलटवार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अभी रीऑर्गेनाइज हुए हैं। गौरव, ये पलटवार की ताकत कहाँ से आई यूक्रेन के भीतर? मैं आपको बता रहा हूँ, जो रीऑर्गेनाइज, अगर मेरे ऊपर हमला हो रहा है, मैं रीऑर्गेनाइज करके अब उस दुश्मन के एडवांसिंग कॉलम के जो सॉफ्ट एरियाज हैं या उनका जो सॉफ्ट साइड है, उसके ऊपर मैं हमला करूंगा ताकि उसको मैं डिस्टर्ब कर पाऊँ। तो ये जो काउंटर अटैक की बात कर रहे हैं फिलहाल, एक और रूस से बातचीत के लिए यूक्रेन का डेलीगेशन रवाना हो चुका है। सब फॉरन लौट रही हूँ, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जो यूक्रेन का डेलीगेशन है वो रवाना हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर में रूस के साथ यूक्रेन की ये बातचीत होने वाली है, जंग के बीच दूसरे दौर की ये बातचीत होने वाली है। जो ये 2 सैनिकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लोग बातचीत के लिए जा रहे हैं, ये यूक्रेनी है। और आपको बताते चले, रूस से बातचीत के लिए यूक्रेन का जो डेलीगेशन है वो रवाना हो चुका है। सीधे रुख करते हुए गौरव सावंत, आपका एक तरफ डेलीगेशन रवाना, बातचीत थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, वहीं ये बड़ा दावा यूक्रेन की सेना का कि अब तो हम सिर्फ बचाव नहीं कर रहे बल्कि अब हमारी रणनीति आक्रमण की है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया गौरव? मैं आ रही हूँ सर, एक बार इसका जवाब दे देती हूँ। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये कॉन्फिडेंस हथियारों से आया है, ये कॉन्फिडेंस जज्बे से आया है और ये कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल सपोर्ट से आया है। 2 जगह पूर्व में अभी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके एक शहर जो पहले से रूस के कब्जे में था, उस शहर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। ये डोनेस्क के इलाके में, आप सोचिए, जिस इलाके में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 अलग देश घोषित कर दिए थे, लुहांस्क और डोनेस्क, वहां पर यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके एक शहर पर अपना नीला और पीला झंडा वहां पर गाड़ दिया है और वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। पहली बात। दूसरी बात, अब आप ये देख रहे हैं राजधानी कीव की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तैनात कर दिए गए हैं और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अब सेना ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है राजधानी कीव को भी और अलग अलग चेक पॉइंट्स को भी। तो यही ये दिखाता है कि यहाँ पर इस समय युद्ध की ओर कितनी तेजी से ये स्थिति बढ़ रही है। मतलब हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पर चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये जांच हो रही है। तो कुलदीप जी से सवाल पूछना कि जी जल्दी, कीव और लवीव के बीच में एक शहर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वहाँ एक बहुत बड़ा मिलिट्री कंटोनमेंट है, यूक्रेन का पुराना कंटोनमेंट है।
तो उस साइड से कोई फौज मूव करती दिखी है, या तो रशियन बॉर्डर की तरफ या कीव की तरफ, या कीव और गोमेल का जो एक्सिस है उसकी तरफ कहीं से, क्योंकि काउंटर अटैक या कुछ भी होगा तो वहीं से फौज आएगी। गौरव, वहां से कुछ फौज मूव कर रही है उनकी तरफ, या पूछे लोगों से कुछ ऐसा? इनकी फौज बहुत तेजी से मूव कर रही है और जगह जगह से इनकी फौज, यूक्रेन की सेना इस समय मूव कर रही है और बहुत छोटी छोटी टुकड़ियों में मूव कर रही है ताकि वो बहुत स्विफ्ट काउंटर ऑफेंसिव कर सके। अच्छा, अभी आप ये देखिए, जैसे हमारे सामने एक ट्रक है, इस ट्रक में रेत लाई जा रही है और ये रेत यहां पर सड़क पर बिछा दी जाएगी, फिर सैंडबैग्स भरे जाएंगे। अब देखिए, हर सड़क को सेना ने टेक ओवर कर लिया है, कोई मिलिशिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सिविल डिफेंस नहीं, अब आर्मी ने टोटल टेक ओवर कर लिया है हर इलाके को। और वो तस्वीरें भी अब लगातार देख रहे हैं, को खोल खोल के देखा जा रहा है। देखिए अंदेशा क्या था। बोलिए गौरव, आपको सुन पा रहे हैं हम। एम्बुलेंसेस को भी खोल खोल कर देख रही है, हर व्यक्ति की गाड़ी की जांच हो रही है, हर व्यक्ति की जांच हो रही है। आप ये देखिए, आप और हम पिछले 10 मिनट से बात कर रहे हैं और 10 मिनट में ये तीसरा चेक पॉइंट है। पासपोर्ट चेक कर रहे हैं, गाड़ी से निकलिए, गाड़ी से उतरिए, अपना दस्तावेज दिखाइए, फिर आप आगे बढ़िए। और ये तब जब हमारे साथ और आप देखिए किस तरह के बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, कितने बड़े बड़े ये बैरिकेड्स हैं जो जगह जगह लगाए जा रहे हैं। आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं ये कि इस समय स्थिति यहां पर क्या हो रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में पासपोर्ट हम लोग अपनी जेब में नहीं रख पाते, इतनी बार हमारे पासपोर्ट्स यहां पर हर जगह पर चेक हो रहे हैं। चेहरा कंपेयर किया जा रहा है। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग, ओक्साना, यू सेइंग समथिंग। हम लोग ये कह रहे हैं, जो देखा आपने पूरे के पूरे रोड को क्लोज कर दिया, एक पूरे के पूरे को, कोई इंफॉर्मेशन होगी जो इतनी तेजी से इसको बढ़ाया जा रहा है। शायद उन लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने हमारे साथ साझा नहीं की। गौरव, वक्त की कमी है अभी के लिए, शुक्रिया, लेकिन आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। आप भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार हालात वहां पर बद से बदतर होने के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। जिस तरह से यूक्रेनी फौजों ने सड़कों पर उनका जमावड़ा जिस तरह से देखने को मिल रहा है, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। कुल मिलाकर ये जो अगले स्तर की बातचीत है रूस और यूक्रेन के बीच में, क्या उसके जरिए सही दिशा में दोनों देश आगे बढ़ पाएंगे? इस बातचीत से क्या कोई नतीजा निकलेगा? और कीव पर क्या कब्जे की तैयारी से रूस तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ, क्योंकि चारों तरफ वहां सिर्फ और सिर्फ सैनिक दिखाई दे रहे हैं और जितने भी आम नागरिक हैं उन सभी को बंकर में जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस तरह का अलर्ट आया है।